हेलो क्लास बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वीडियो देख ही रहे हो तो होमवर्क भी करके भेजो बेटा आप लोग, ठीक है? जो भी आपको समझाया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है, उसके लिए पहले चैप्टर भी पढ़ें। चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, रिवीजन होगा जब आप इसका होमवर्क भी करेंगे। तो हमें जो इतिहास में हिस्ट्री की, अब देखो आपको बता देती हूँ, वाली बुक जो है इसमें 5वां चैप्टर अब आज खत्म होने वाला है। हमने बच्चों इसमें पढ़ा था राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि पहले कैसे महाजनपद हुआ करते थे, जनपद, महाजनपद। तो ये जो महाजनपद के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, इनकी जो राज्य होता था उस राज्य की राजधानी भी होती थी। उस राजधानी में एक किले का निर्माण करते थे, किलाबंदी। अब किले को बनाने के लिए आपको कल भी मैंने बताया था कि कैसे ऊंचाई पे किले बनाते थे, उसमें ऊंची ऊंची दीवार। सोचो आप कितने तो कारीगर लगते होंगे बनाने में, कितना पैसा लगता होगा और कितना समय इतनी ऊंचाई तक बनाना उसको। फिर किले की सुरक्षा के लिए, अब किले की बात आती क्यों बनाए जाते थे भाई? किले की सुरक्षा जो है पहले अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसके लिए निर्माण करते थे। दुश्मनों से जो आक्रमण हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए इसका जो है ये निर्माण किया करते थे। तो इससे क्या है कि किले के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल करना इनके लिए आसान हो जाता था। और कहीं कहीं तो लोगों ने किले इसलिए भी बनवाए कि वह अपने आप को थोड़ा सा अन्य राजाओं से बड़ा बताना चाहते थे, देखो हम कितने समृद्धशाली हैं, हमारे पास कितनी ताकत है, इसके लिए वो निर्माण करते थे। अब इसके लिए उनको सेना भी रखनी पड़ती थी, तो इनकी एक विशाल सेना भी होती थी। सेना में सिपाही थे, इनको ये वेतन भी दिया करते थे। तो वेतन में एक आहत सिक्कों का जिक्र भी आया है, सिक्के होते थे वो, उनको सिक्के यहाँ पर दिए जाते थे। तो नियमित वेतन जो है दिया जाता था, पूरे साल के लिए इनको यहाँ पर रखा जाता था। तो ये जो बाहर जनपदों के लिए जो किले, सेना रखते थे, तो आप सोचो इतना सारा जो खर्चा हो रहा है उसके लिए पैसा कहाँ से आता होगा? इतने विशाल तौर पे किले बनाए जा रहे हैं, सेना रखी जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि कर्मचारी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, समय तो खैर लगी रहा इन सब चीज़ों के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि लोग राजा के लिए गिफ्ट लाते थे, उपहार। तो उपहार तो चलो ठीक है, उपहार से कमाई तो नहीं होती ना। तो उपहार के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि उनको बता दें कि अब जो हमारे जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे हम किले बनवा रहे हों, चाहे और कोई निर्माण करा रहे हों, चाहे कितनी बड़ी विशाल सेना रख रहे हों, उसके लिए रख रखाव के लिए संसाधन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उपहार के साथ साथ कुछ टैक्स ने कर वो भी अनिवार्य कर दिए कि जो सबको देने होंगे। अब ये कर कौन कौन से थे? सबके ऊपर कर लगा दिए थे इन्होंने, ठीक है। अब कर कौन से? पहला कर है फसल कर। जो किसान फसल उगाता है, फसल पकने के बाद जो तैयार होती है तो उसका छठा हिस्सा जो है, जिसको भाग कहते हैं, वो राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। दूसरा श्रम, जो भी कारीगर हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी अपना एक दिन, महीने का एक दिन राजा के पास देना पड़ता था श्रम के रूप में। मतलब राजा के लिए, जैसे अपन कह रहे किले का निर्माण हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए उसको अपना एक दिन वहाँ पर देना पड़ता था। फिर जो लोग पशु रखते थे, तो पशुओं से उनको जो चीज़ें प्राप्त हो रही, जैसे दूध है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो उत्पाद है वो भी उनको राजा को देना पड़ता था, कुछ हिस्सा। ये भी एक कर था। जो लोग व्यापार कर रहे हैं तो सामान वो बाहर से ला भी रहे हैं, बाहर बेचने भी जा रहे हैं, तो खरीदने बेचने पर भी इनको क्या देना पड़ता था? टैक्स। फिर राजा के राज्य में जो शिकारी थे, आखिर तक जो संग्राहक थे, जो घर घूम घूम करके भोजन इकट्ठा किया करते थे, उनको जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं थी उसको भी कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो ऐसी व्यवस्था जो थी राजा ने कर रखी थी। तो ये तो थी कर के बाद। फिर उसी समय में कृषि में परिवर्तन आए। जो ये खेती पुराने तरीके से करते थे ना बच्चों, उसमें अब क्या हो गया? चेंज आ गया। कैसे? पहले इनका जो हल होता था, जिससे खुदाई, आपने देखा होगा किसान हल चलाता है, तो उस हल में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। उन्होंने क्या किया
कि ज़मीन खोदने के लिए जो हल्का हिस्सा होता है वहाँ पर लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो दो परिवर्तन आए। पहला, हल का जो फाल होता है, जो आप देखते हो कि ज़मीन में उससे खुदाई करते रहते हैं, वो लोहे का लगाया जाने लगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोहे के फल को आसानी से चलाया जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई, है ना, क्योंकि जल्दी काम होने लगा। दूसरा, आप पहले क्या तरीका था कि ज़मीन में पानी डाल दिया, सिंचाई कर दी, फिर उसके बाद जो बीज है उसको डाल दिया, बीज ऐसे बिखेर देते थे, तो बाद में बीज में से जो है वो फसल उग जाती थी। उसमें कई बीज नहीं भी हो पाते थे। अब उसकी जगह इन्होंने क्या चेंज किया, पौधों को पहले उगा करके फिर पौधों को रोपा जाने लगा वहाँ पर ज़मीन में। तो धान के पौधों का रोपण। तो दूसरा बदलाव क्या आया, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर जो धान नहीं उगाते थे ना, उसकी जगह इन्होंने क्या किया, धान के पौधे उगा लिए और उनको वहाँ पे रोप करके शुरू किया। इससे क्या हो गया, पौधा जो है जीवित रह जाता था लंबे समय तक, ठीक है, पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। हालांकि पौधे रोपने में थोड़ी मेहनत तो लगती थी, बीज तो क्या है, ऐसे खड़े खड़े ऐसे ऐसे डाल दिए बीज। अब पौधे के लिए तो आपको झुकना पड़ेगा, ज़मीन में वहाँ पे पानी डालना पड़ेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ती थी। पर ये काम करने के लिए दासी, भूमिहीन, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो खेतिहर मजदूर, इनको काम में लगाया वहाँ पर जाता था। ये वहाँ पर दो परिवर्तन कृषि में देखे गए। फिर यहाँ पे बच्चों दो जो है यहाँ के प्रमुख जनपदों का जिक्र है, मगध और वज्जी। तो पहले हम देख रहे हैं मगध का। मगध जो है यहाँ से गंगा और सोन नदियाँ जाती थी। ये इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। नदी तो महत्वपूर्ण होती है, क्यों होती है महत्वपूर्ण, क्योंकि नदी के जरिए यातायात भी हो रहा है, लोग नदियों के जरिए भी जा रहे हैं जगह से दूसरी जगह, नदियों से जल का भी वितरण हो रहा है, नदियों के पानी से सिंचाई भी हो रही है, तो ज़मीन भी उपजाऊ हो रही है। तो ये तीन चीज़ें नदी के पानी से हो रहा था, एक तो यातायात, एक जल वितरण और एक ज़मीन का उपजाऊ होना। दूसरा ये क्या करते थे, जंगल से जो हाथी हैं उनको पकड़ के लाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षित करते थे और फिर उनको सेना में लगाया जाता था। और जंगलों से लकड़ियाँ भी मिलती थी। अब लकड़ियाँ ईंधन के लिए भी मिल रही हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी मिल रही हैं, घर बनाने के लिए भी कहते हैं, गाड़ियाँ भी बनाई जा रही हैं, उससे कोई काम की, रथ बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लकड़ी का काम हो रहा है। फिर लोहे की खदानें भी वहाँ पर जो है बनाई जा रही थी, जिससे औजार, हथियार ये सब बनाए जा रहे थे। तो ये यहाँ पर मगध में हो रहा था। फिर मगध में उस समय जो शासक राज कर रहे थे, उसमें तीन का नाम ज़्यादा आता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये राजाओं के नाम है जो मगध के राजा कहलाते थे। तो ये शक्तिशाली राजाओं में इन्होंने क्या किया, हर जनपद को जीतने का प्रयास किया और इन्होंने अपना पूरे साम्राज्य का विस्तार तक कर लिया, आगे गुजरात तक जो है वो बढ़ा लिया था। इनकी राजधानी जो थी शुरुआत में तो थी बच्चों राजगृह, राजधानी राजगिरी भी कहा जाता है इसको। बाद में राजधानी बदल गई थी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में कहते हैं पटना। तो ये यहाँ पर राजधानी बनाई गई। फिर कहते हैं कि ये जो राजा लोग थे, इनकी सेना बहुत विशाल थी। इनकी सेना में पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, रथ में जो होते हैं वो भी थे। तो बहुत सारी सेना का जिक्र इनके मगध के शासक जो हैं उनके पास मिलता है कि इनके पास इतनी विशाल सेना थी। तो दुश्मन इनसे डरते थे। कैसे कि कह रहे हैं, आज से 2300 साल पहले की बात है, एक राजा का नाम आपने सुना होगा, सिकंदर। वो सिकंदर निकला पूरे विश्व पे अपना राज करने के लिए, और जब वो जीतता हुआ भारत की तरफ आया, तो जब ये यहाँ पर पहुँचा भारत की तरफ, तो भारत में जब प्रवेश करना चाह रहा था मगध की ओर, तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि उनके सिपाहियों को ऐसा पता था कि ये जो मगध के शासक हैं इनके पास बहुत सेना है, बहुत बड़ी सेना है। तो वो डर गए। तो वो भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल भी बहुत सारे जो हैं सेना में इनके जो हैं सिपाही हैं, रथ भी बहुत सारे और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो ये 5 तरह की जो सेना होती है ये राजा के पास है। तो वो डर के मारे
उन्होंने आक्रमण करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे ही दूसरा यहाँ पर जनपद की बात आती है, महाजनपद की वज्जी। ये जैसे मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके पास में ही था ये वज्जी राज्य, जिसकी राजधानी थी वैशाली। जैसे इसकी पाटलिपुत्र थी ना, इसकी राजधानी थी वैशाली। और यहाँ पर एक अलग तरह की रहने की व्यवस्था थी, जहाँ पे संघ कहते हैं गण, यहाँ पर ये शासन व्यवस्था थी जिसमें कई शासक होते थे। ये एक साथ मिलकर के शासन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। राजा बहुत सारे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान ये करवाते थे। और इन लोग का तरीका पता क्या था काम करने का? ये सभाओं में सारे एक साथ बैठ करके और विचार विमर्श करते थे, बातचीत करते थे। कोई समस्या है तो उसका हल निकालते थे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, शत्रुओं से कैसे निपटना है, उनके आक्रमण को कैसे कमज़ोर करना है, सब मिल बैठ करके क्या योजना बनानी है, ये वो करते थे। इस चर्चा में महिलाओं को, दासों को और ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको शामिल नहीं किया जाता था। केवल जो राजा जिनको समस्या था उचित, उन्हीं लोगों को इसमें शामिल करता था। तो ये जो वज्जी है, ये गण और जो संघ की बात आ रही है, तो दो नाम बच्चों आपने सुने होंगे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। ये भी ऐसे ही गण और संघ से संबंधित थे। तो ये जो बड़े बड़े साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य, इनसे इनके संघ के जीवन का पता चलता है कि लोग किस तरह से संघ में रहा करते थे। तो ये शासन बहुत समय, लंबे समय तक जो था वो चलता रहा। तो आज हमने बच्चों एक तो पढ़ा कर व्यवस्था क्या थी, फिर कृषि में कौन से दो परिवर्तन आए, फिर दो अपन ने इनके स्थानों के बारे में पढ़ा, एक तो मगध के बारे में और एक वज्जी। तो ये बुक आप सबके पास है। आज इस बुक में ध्यान से सब पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको कॉपी में करके सेंड करना होगा।